और निकल पड़े समाज की सेवा के लिए, देश को बनाने के लिए, राष्ट्र को बनाने के लिए, युवाओं को तैयार करने के लिए, नए लीडर को तैयार करने के लिए। तो आज हम गौरवान्वित भी है, सौभाग्यशाली भी है और हमारा भाग्यशाली भी है कि हमको ऐसा वक्ता मिला है। इतने सरल सादगी वाले, धोती कुर्ते गमछे वाला IAS ऑफिसर कभी देखा है? जो इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे रहता है, सचिव केंद्र सरकार, उससे बड़ी IAS की कोई। ध्यान पूर्वक इनके सत्र को सुने और अपना यहाँ से उनके विचार को ग्रहण करने का प्रयास करें। अब मैं लावली जी से निवेदन करता हूँ कि अपने सत्र की शुरुआत करें। दोस्तों सबको बहुत बहुत मेरा प्रणाम, शुभकामनाएं। मैं 77 साल का हूँ। आप में से कोई है सोच से या उम्र से या ज्ञान से, मान लो कोई नहीं है तो आप में से ये भाई साहब अभी बोल के गए ना कल्पेश भाई, इनके बाल ऐसे ही नहीं उखड़े। ये बात का ऐसा पतंगड़ बना देते हैं। मैं कोई अभी जागरूकता फैलाने के लिए वगैरह अभी काम नहीं कर रहा हूँ। मैं भयंकर स्वार्थी आदमी था, स्वार्थी हूँ और स्वार्थी रहूंगा। ये निस्वार्थ लोगों से अपने को बड़ा डर लगता है। सुर मुनि नर जगत की रीत, आपको मालूम नहीं होगा आगे का। कृपा करके अगर मोबाइल हो तो रिकॉर्ड कर ले और नहीं तो लिखने की आदत डालिए। आपको बहुत लंबा जाना है, बहुत कंपटीशन के युग में जीना है और अपना पुरुषार्थ संभालना भी है, तो कृपा करके लिखने की आदत डालिए। ये दिमाग पर मत लिखिए, 90% उड़ जाता है। ताली बजाते वाह 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 वाह, कोई पूछे भाई याद क्या रहा, तो एक आधा शब्द याद रह जाता है, बाकी भूल गया। मेरी बात सही है क्या? तो कृपा करके, मैं 77 साल के बाद आर्मी में रहा हूँ। कैप्टन था मैं, कर्नल तो बड़ा ऊंची चीज, अपन छोटी चीज वाले। तो कैप्टन था मैं आर्मी में भी। मैं वॉलंटियर था फालतू के काम के, जो काम कोई नहीं करता था आए से वॉलंटियर। उसके बाद लिखने की आदत रही, इसलिए अपनी 40 किताबें। और आजकल अपना ध्यान सारा है मार्केटिंग द अनमार्केटेड इंडिया, डीमिस्टिफिकेशन। ये शब्द जरा जरूर लिख लीजिए। डीमिस्टिफिकेशन, री इंजीनियरिंग, लुकिंग फॉरवर्ड, challenges of our time as opportunities of our time, शुभ लाभी स्वार्थ। तो ये तो हो गया बैकग्राउंड। तो मैं माफी चाहता हूँ, आपको मैंने टोकना नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे लगा जो समाज समय पर नम्रता के साथ टोकता नहीं है वो बड़ा अन्याय करता है। क्योंकि आपका पता ये सच है, सच है, अरे भाई समय पर टोको। अगर रास्ते में गंदगी है, गाय घूम रही है, पेड़ कट गए हैं, नए पेड़ टिक नहीं रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, तो उसको समय पर प्रश्न करो। मैं कल भी सुना, बहुत अच्छा लगा, अमरीश शर्मा जी का, पुराने दोस्त है अपने, मतलब गुरु है। और आज के भी बहुत मार्मिक प्रशंसनीय ये राम माधव जी भी, उपाध्याय जी, बड़ा प्रशंसक हूँ मैं इनका। आप कृपा करके लिखिए। एक दूसरा प्रश्न जरूर कीजिए। तो मैं 5-10 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि आपको सब मालूम है नया कुछ भी नहीं है, केवल उसकी ब्रांडिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग, प्रेजेंटेशन में फर्क है। तो 8-10 चीजें। पहला पॉइंट, एक तो मैं बता रहा था जो अधूरा रह गया, सुर मुनि नर जगत की रीत, स्वार्थ लागे करे सब प्रीत। समझ में नहीं आया तो हाथ ऊपर कीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। समझ में नहीं आया, ये तुलसीदास जी का नाम सुना है? तुलसीदास, किसी ने नहीं सुना तो हाथ ऊपर कीजिए। थैंक्स गॉड, भगवान का बड़ा बड़ा शुक्र है, सबने सुना है। तुलसीदास जी ने जो कुछ बहुत कुछ कहा है, उसमें एक ये भी है, सुर, सुर जानते, सुर असुर, सुर असुर, सुर मुनि, मुनि संत नागरिक मतलब दुष्ट, सुर मुनि नर, जितना भी समाज है पुरुष वर्ग,
फिर उसने सोचा मैं किस किस का गिराते रहूंगा यार, तो बोले सुर मुनि नर जगत की यह रीत, रीत है व्यवस्था, सिस्टम, परिपाटी, कस्टम, परंपरा, सुर मुनि नर जगत की यह रीत क्या स्वार्थ लागे करे समय प्रीत, प्री लव, अफेक्शन, दोस्ती, प्यार, इसका आधार क्या है? आधार समझ गया? मैंने जो उसको सुना तो मैंने कहा भाई ये तो स्वार्थ तो बड़ा गड़बड़ चीज है, स्वार्थ का आधार है। तो बतलाने वाले ने बताया यहाँ था गुरु का रोल। गुरु ने फिर ये कहा कि देखो भाई स्वार्थ के आगे 4 शब्द और भी है, स्वार्थ, परार्थ, परमार्थ, सर्वार्थ। फिर उसको और थोड़ा निकला आए, मैं, वी, हम, दे, वो, फिर आता है और, सब, सर्वोदय। कहीं न कहीं भूल गए क्योंकि प्रश्न नहीं करते, गहराई में नहीं जाते। एंड मुझे कि जो बोल रहा है वो ठीक है और तो सुनना ही सुनना है, 3 दिन आए, सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन ये मौका आप खोइए नहीं। जरा कल्पेश भाई के लिए, उनके टीम के लिए ताली बजाइए, जरा जोर से। वाकई लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। स्वार्थ आधार है, स्वार्थी बनिए, निस्वार्थ के ज्यादा मत बैठिए, निगेटिव सुनिए नहीं, मगर लिखिए जरूर, प्रश्न कीजिए और डायरी अपने साथ रखिए। शाम को भी पता नहीं कौन सी बढ़िया आइडिया आता है ना, बढ़िया के बारे में अभी वो प्रेजेंटेशन का नहीं, हमारा है 7 I 6 P 5 C। 7 I क्या है? इनोवेटिव, इम्प्लीमेंटेबल, इन्वेस्टिगेटिव, इंक्लूसिव आइडियाज फॉर लीडर्स। जब हम बात करते हैं इसकी सक्षम नेतृत्व दिशा, लीडर्स फॉर टुमारो, पब्लिक लीडरशिप कैंप, तो एक होलिस्टिक आएगा ही आएगा। और मुझे खुशी है कि 2 वक्ताओं ने बोला था होलिस्टिक, हालांकि उसका मार्केटिंग बड़ा नैरो हुआ। होलिस्टिक करना ही पड़ेगा। तो 7 I's का निकला इनोवेटिव, इम्प्लीमेंटेबल, इन्वेस्टिव, इंक्लूसिव, आइडियाज फॉर इंडिया। ये इनोवेशन से कुछ नहीं होगा, इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड। उसके बाद आता है 6P, पब्लिक प्राइवेट पंचायत प्रॉफिटेबल प्रोग्रेसिव पार्टनरशिप। अगर आपको कोई भी काम करना हो तो ये 3 PP से नहीं चलेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भयंकर गड़बड़ है, जैसा है वैसा आपको मालूम है। मैं कहूँगा इंक्लूड पंचायत, इंक्लूड प्रॉफिट, इंक्लूड पार्टनरशिप। देखिए आपके सामने बहुत चुनौतियां, करियर, पैसा भी चाहिए, ट्रेनिंग भी चाहिए, आशा भी चाहिए, बढ़िया शादी भी चाहिए, मगर भूलिए नहीं कि अब एकांगी से काम नहीं होगा। विकृतियां बहुत है, जो विकृतियां इन्होंने बताई थी। तो पब्लिक, उसके P हो गया, C हो गया, P हो गया, I हो गया, P हो गया, C। हम जब तक कोऑर्डिनेशन, बहुत बड़ा हमारा वीक एरिया है देश का कोऑर्डिनेशन, तो मैं भाई से बता रहा हूँ कोऑर्डिनेशन, कैपिटल आउटपुट रेशियो, जो पैसा लग रहा है उसे निकल क्या रहा भैया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कन्वर्जेंस, कैपिटल आउटपुट रेशियो, कॉस्ट रिडक्शन। बहुत महंगा है सरकारी सिस्टम। अभी मेरी बात हो रही थी राम माधव जी से, बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा मैं सबको पूछता हूँ चैलेंजेस क्या तुम्हारे सामने। कल मैंने भाई साहब से भी पूछा था, पटेल साहब से। तो आता है कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम है, सरकार बड़ी महंगी हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है। बहुत अच्छा आज चर्चा आप सुन चुके हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो कोऑर्डिनेशन, क्लैरिटी, हमारा सबसे बड़ा कमी है क्लैरिटी, कंफ्यूजन है। उसके बाद कॉस्ट रिडक्शन, कैपिटल आउटपुट रेशियो। मैं जो आपको ये बतला रहा हूँ कि आपका इसमें करियर भी है, भारत का भविष्य भी है। जो हमारे इल्स है, कमियां हैं, अब भ्रष्टाचार माने न माने है, लाइफस्टाइल खतरनाक है, बीमारियां है, हमारी सिस्टम एक्सप्लॉइटेशन में अटक गई। सबसे बड़ा वो जो ज्यादा एक्सप्लॉइट कर सके, शोषण शोषण शोषण। मेरी बात पट रही है कि आपको? अगर नहीं पट रहे तो कृपा करके हाथ ऊपर कर दीजिए कि बात जरा सा आपने को अटपटी लग रही है, पटनी चाहिए। 3 पॉइंट्स आपको बोल के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मैं विश्वास करता हूँ डिस्ट्रप्शन में, कि व्यवस्था जैसी चल रही है उससे कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आज मेरा जो अभियान है उसमें अपवादियों का अभिनंदन, संतों से समृद्धि, गायों से वृद्धि, चलो गांव की ओर, शुभ लाभी स्वार्थी बनो,
किसी की बात मत मानो, आपको दीपक हो, अपना दिमाग लगाओ, उस पर चर्चा हुई है। और पत्रकार प्रेरित पर्यावरणीय परिवर्तन, तो हमारा जो एक्शन प्लान चल रहा है आजकल, तो मैं बताया 70 साल का हूँ, आइस मेरा, आर्मी मेरा, मैं 3 महीना जर्मनी यूरोप में रहता हूँ। वहाँ के कुछ लोग अच्छे हैं जो कदर करते हैं भारत की, कि भारत को जगाओ, समझाओ, बताओ और फायदा दिखाओ, क्योंकि फायदे के बगैर कोई परिवर्तन स्थायी हो ही नहीं। तो लेटर दिस पार्टी, तो ऐसी दिशा में हमारा एक अभियान और भी है संतोष स्वार्थी वगैरह के साथ में, पत्रकार प्रेरित पर्यावरणीय परिवर्तन। ये वो लोग हैं जिनकी अभी समाज में पकड़ है। पत्रकारों के, संतों की तो बहुत ही भयंकर है, घंटों सुनते बैठते हैं और प्रश्न नहीं करता कोई। ये बहुत खतरनाक बात है कि घंटों सुनना भी और प्रश्न नहीं करना, लिखता तो कोई है नहीं। तो मेरा ये है कि अपवादियों से सीखो। आप भी अपने आसपास से सुनिए अपवादी। सुना है शब्द ये अपवादी? किसे नहीं सुना? हाँ भाई साहब मिल गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जरा इतने टाइम में रहिए प्लीज, जरा अपवाद का अंग्रेजी में हुआ एक्सेप्शन, और अपवाद का मतलब हुआ कि जब सारा गड़बड़ चल रहा है, रास्ते साफ नहीं है, पेड़ कट रहे हैं, किसी भी एमएलए एमपी पर विश्वास नहीं जागता है, नाम सुनते लगता है कि वो काम रह गया, यानी ऐसा डर है। तो क्या इसी दिशा में कुछ ऐसे अपवादी है जो सामान्य बात से हट कर है? मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पर जो चर्चा मैं देख रहा हूँ 3 दिन से, वो बाकी बड़ी आशावादी है, इंप्लीमेंटेबल है और शुभलाभी है। अब आता हूँ मैं 2-3 मिनट और भी एक्शन पे। तो मैं आपको एक सरप्राइज देने वाला हूँ इसके बाद, एक 5-7 मिनट के लिए, जो अपवादों की श्रृंखला में है, डिस्ट्रप्शन की श्रृंखला में है। तो ये धर्म अपना और कार्य, इसके बारे में सुना, बहुत अच्छा। मेरा कहना है SDOSD, स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, क्लाइमेट फ्रेंडली में, पीस में, कोएक्जिस्टेंस में, हैप्पीनेस में अध्यात्म का भाग नहीं होगा। और इसलिए मैं जब अध्यात्म का अध्ययन करता हूँ तो मुझे जैन धर्म से बहुत सी मिलती है। करुणा, अहिंसा, शाकाहार, अनेकान, ऐसे कई शब्द है जो क्लाइमेट इमरजेंसी के उत्तर, और ये हवा में नहीं है बल्कि एक्शन में। तो हमको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी ऐसी आइडियाज है, फिलॉसफीज है जो एक्शन में है और जो वर्तमान के समस्याओं का ज्वलंत साइंटिफिक, रैशनल, एनालिटिकल, होलिस्टिक आंसर है। जो कह रहा था, एक 4-5 और शब्द है, उसके बाद में पांडे जी को बुलाऊंगा, हमारे जो विकल्प है अपने टाइम में से ही दे रहा हूँ मैं, लेकिन मैं चाहूंगा पांडे जी के बाद आप कृपा करके प्रश्न कीजिए। पहला मेरा पॉइंट ये है, एक शब्द 4 शब्द और लिख लीजिए, हिप्पो, किप्पो, टिप्पो, फिप्पो, जिप्पो, डिप्पो। हिप्पो का मतलब है हिडन इन्वेस्टिबल पोटेंशियल पावर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हिडन, छुपा है, मालूम नहीं है क्या है, इन्वेस्टिबल पोटेंशियल पावर। इन्वेस्टिबल गुजरात में है ना, तो अर्जेंट में इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे अपन। तो हिडन इन्वेस्टिबल पोटेंशियल पावर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा हिप्पो के बाद किप्पो, नॉन इन्वेस्टिबल पोटेंशियल पावर। अरे भाई मालूम पड़ गया, पहले कल हिडन था, अभी नॉन हो गया, फिर आगे क्या? तो इवोल्यूशन होना है, ये बताया राम माधव जी ने। हिडन के बाद किप्पो, हिडन इन्वेस्टिबल, नॉन इन्वेस्टिबल, थ्रेटनिंगली इन्वेस्टिबल, यूथ पावर। मालूम नहीं था यूथ में बड़ा दम होता है, मालूम हो गया ना, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद में आपने नोन हो गया, पहले हिडन था, फिर नोन हो गया, अब आपने यूज नहीं किया उसका, तो थ्रेटनिंग हो गया। हिप्पो, किप्पो, टिप्पो, फिर आता है फिप्पो, फ्राइटनिंगली इन्वेस्टिबल पोटेंशियल पावर, आवाज़ का पावर हो, गला काटने का खतरे का पावर हो, जिद वाला पावर हो। तो फिफो के बाद आता है एक स्टेज जिसका नाम है डिप्पो, डिजास्टरसली इन्वेस्टिबल पोटेंशियल पावर, डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर में समझ में आ गया हमारी आबादी, हमारी गरीबी, हमारा ये भ्रष्टाचार, हमारा ये, हमारा वो, हमारी महीनी व्यवस्था, हमारी इलेक्शन के खर्चे, हमारा इलेक्शन का सिस्टम, ये सब आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हिप्पो, किप्पो, टिप्पो, फिप्पो, जिप्पो, लास्ट में टिप्पो के बाद एक आता है ग्लोबलाइजेशनली इन्वेस्टिबल पावर। 91 में हम लोग बहुत पीक में पावर थे, सेक्रेटरी वगैरह थे। जब लिबरलाइजेशन खुला तो बड़ा लग रहा था कि बाप रे क्या होगा क्या होगा। देखिए लिबरलाइजेशन बहुत बढ़िया है, लेकिन लिबरलाइजेशन के साथ आना चाहिए लोकलाइजेशन। जब तक हम लोकल को मजबूत नहीं करेंगे
टिक नहीं सकता, ग्लोबलाइजेशन में उड़ जाएंगे। तो लास्ट में आता है डिजास्टर। हम उस स्टेज में आ गए हैं जिसमें हमको डिजास्टर, क्लाइमेट में, आबादी में बहुत बड़े पैमाने पर पड़े। मैंने अपना जो मुख्य पॉइंट था उसमें से 10 मिनट काट लिए। वो इसलिए काट लिए कि 15-20 मिनट तो आपके लिए पक्का होना ही चाहिए, वो है। लेकिन अभी मैं 5 मिनट हमारे बीच में, अच्छा समय तो अपने पास है ना, 20 मिनट तो है, समय है ना 20 मिनट, तो मैं अभी 5-7 मिनट के लिए हमारे बीच में पांडे जी है, अपवाद मैं इसलिए बुलाया उनको कि उसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर लेंगे। हमको बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है ये टाइम में, संक्रमण काल जो समझा रहे थे, इस संक्रमण काल में आप अपने को पहचानो, स्व विश्लेषण करो, अपना स्वॉट करो, एंड चैलेंजेस ऑफ आवर टाइम should be taken as the opportunities of our time। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ सवाल के लिए, मगर मैं पांडे जी से अनुरोध करूंगा। पांडे जी, वैसे टाइम तो 5 मिनट है, लेकिन 2 मिनट में एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। आपने जो जो किया, क्योंकि इसमें हम चाहते प्रश्न करें कि अगर जो आपने किया यहाँ तो फैला क्यों नहीं, आज गुजरात में समग्र क्यों नहीं हो गया, वो भारत में क्यों नहीं हो गया। मैं जितने काम किए हैं, ट्रांसपोर्ट में हो, खादी में हो, पेंटिंग में हो, मेरा बड़ा लंबा कहानी है। आई हैव बीन ए नॉन कन्फर्मिस्ट पर्सन, और मैं आज भी हूँ। मुझे लोग कभी भी पूछते ये किस लिए पहन लिया, मैंने कहा अपन अभी 77 साल के हो गए, अपन आर्मी में हो गए, IAS में हो गए, सेक्रेटरी हो गए, 16 साल अपने रिटायरमेंट के बाद फालतू का घूम लिया। अब समझ में आया जरा इसका भी थोड़ा पावर देखिए, और मुझे बहुत खुशी है कि आप संतों से सवाल कीजिए और सबसे कीजिए, और पहले अपने से सवाल कीजिए। जब तक संतुष्ट न हो जाए छोड़िए, तो पीछे पढ़िए, पीछे पढ़िए, पीछे पढ़िए, पीछे। पांडे जी, 5 मिनट आपका शुरू हो गया। દિશા ફાઉન્ડેશનના સંચાલકો અને હું કહી શકું કે જે લીડર બનવા જઈ રહ્યા છે આસ્થા મંચના મિત્રો, મને બહુ જ ઓછો સમય આપ્યો છે। હું સ્કૂલનો મેનેજિંગ ડિરેક્ટર હતો। મેનેજિંગ ડિરેક્ટર હતો એટલે મને કેવું કે રસ્તે ચાલતાનું બી કામ કરવાનું। આપણે મેનેજિંગ ડિરેક્ટર છે નહીં, સરકારી ભાવના પહેલેથી જ હતી। ગાંધીજન પરિવારમાં પેદા થયો, સ્વરાજ આશ્રમમાં મોટો થયો, એટલે આપણે કહીએ ને કે ભાઈ ઇનબોર્ન ક્વોલિટી હતી સચિન तेंदुलकर જેવી। हिंदी में बोल सकते हैं पंडित? अब तो मैं हिंदी में भी बोल सकता हूँ। मैं शुमूल डेयरी जो 4000 करोड़ का टर्नओवर था, उसका मैं CEO MD रह चुका हूँ। लोगों को काम करना, जब मेरा विदाई समारोह हुआ 34 साल के बाद, रोजाना 80,000 लीटर दूध आने वाली डेयरी का 17 लाख लीटर दूध हो गया। मेरी 34 साल की वो जर्नी थी। मित्रों, जब मेरा उस दिन विदाई समारोह था तो कुछ लोगों ने, मेरे GM, मेरे चेयरमैन, मेरे डायरेक्टरों ने बोला कि पांडे जी आप में क्या अच्छी क्वालिटी है। वो उस दिन मुझे पता चली। देखो, जो आदमी काम करता है दिल से करता है तो उसको पता नहीं रहता उसमें क्या क्वालिटी है। एक आदमी ने बोला, मेरे GM ने कि यस, मेरे GM ने बोला कि पांडे साहब आपको, आपके अंदर लिसनिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसलिए आप अच्छे लीडर हैं। किसी को बहुत प्रेम से, बहुत दिल से, इन्वॉल्व से सुनते हो। एक दूसरे आदमी ने बोला कि आप सुमन के फायर ब्रिगेड थे, रहेंगे और भविष्य में भी आप आपको याद करेंगे। मुझे इसके बारे में इसीलिए बताया कि लीडर में ये क्वालिटी होनी चाहिए। मैंने बहुत सी किताबें लिखी मेरे टेन्योर में, लेकिन मेरे रिटायरमेंट होने के बाद सहकार भारती जो RSS का एक विंग है, उसमें मैं पूरे गुजरात का डेयरी प्रकोष्ठ का चेयरमैन हूँ। मैंने एक किताब लिखी है, इंडिया मिरेकल बॉय। अब ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB आप जानते होंगे, उसका एक कार्यक्रम है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, प्रोजेनी टेस्टिंग, अच्छी औलाद पैदा करने वाला कार्यक्रम है। मैं वेटनरी साइंस का डॉक्टर हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो वो अच्छी औलाद किस तरह पैदा की जाती है, उसके लिए सबसे अच्छा शस्त्र है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो मेरा एक बच्चा था उस टाइम में 7 चौपड़ी पास, उसको मैंने आर्टिफिशियल इंसेमिनेटर बनाया और इंडिया का मिरेकल बॉय बन गया। ये किताब अमित शाह जी ने इनोवेट किया है, अपने सहकारी मिनिस्टर साहब, और दिलीप भाई संघानी साहब ने इनोवेट किया। लेकिन मैं इनको इसलिए मान रहा हूँ गुरु कि ये बोल रहे हैं ना कि भाई हम जो मार्केट नहीं होता उसका मार्केटिंग करेंगे। मेरी किताब का मार्केटिंग करने जा रहे हैं। ये किताब की खासियत ये है, भारत देश में 30 करोड़ गाय भैंसे हैं। 30 करोड़ गाय भैंसे को सिर्फ 30% AI से प्रेग्नेंट किया जाता है। एक पाड़ा या आंकड़ा जो बोलते हैं नर बुल, एक बुल पूरी जिंदगी में कम से कम 300 से ज्यादा एनिमल को प्रेग्नेंट नहीं कर पाता है। लेकिन एक अच्छी
अच्छी औलाद का दूध है उसमें प्रोडक्शन सीमेंट दूध निकाला जाए, जिसके द्वारा जिसके जरिए 2 लाख से 4 लाख करोड़ डोज बनते हैं और 2 लाख से 4 लाख करोड़ एनिमल को प्रेग्नेंट किया जाता है। ये बच्चा मैं बता रहा था 30 करोड़ भारत देश के एनिमल है, 30% एआई होता है, मतलब 9 करोड़ कृत्रिम इंटेलिजेंस से प्रेग्नेंट हुए, वो 9 करोड़ का कंसेप्शन रेट सिर्फ भारत देश का 35% है। दिस ऑल आर ऑथेंटिक डेटा ऑफ द एनडीडीबी डॉक्यूमेंट। और मेरा जो ये बच्चा है इंडिया मिरेकल बॉय जिसको मैंने ट्रायल किया था, वो पिछले 5 साल से 80% कंसेप्शन रेट से एनिमल को प्रेग्नेंट कर रहा है। कहाँ 35 एवरेज है और कहाँ 80%। इस देश में 35 का 50% भी हो जाएगा तो सालाना 3 लाख करोड़ इस देश का बच सकता है। इसीलिए किताब में इनको देने जा रहा हूँ और एक किताब पढ़िए, यूट्यूब पे मेरे वीडियो भी है, डॉक्टर पीवीआर पांडे सफल विजदान, यूट्यूब पर वीडियो देख लेना। समय बहुत कम है, ये तो बहुत अच्छा घंटे का टाइम बोला था, इसे नॉर्मली मैं आधा घंटे में खत्म करता हूँ, मगर मैं देखता हूँ कि लोकल कोई परफॉर्मर है क्या। एक पांडे जी का एक मिनट सवाल, पांडे जी को मैं 8-10 साल से जानता हूँ, यूपी के रहने वाले बड़े ज्यादा आदमी है और रिटायरमेंट की बात भी कहीं न कहीं टाइम पे लगे हुए हैं, मतलब ये सामान्य आदमी नहीं लग सकता। अब जब इन्होंने मुझे बताया कि अमित शाह जी ने इस किताब का विमोचन किया और इतना तारीफ हुआ, 1000 लोग आए, 5000 लोग आए, मैंने पूछा कितने दिन हो गए, बोले 1 साल। बोला 1 साल में हुआ क्या? तो पांडे जी मुझे घुमाने लगे। मेरा पांडे जी, मेरा सवाल बड़ा छोटा सा है। शाह जी ने अभिनंदन किया, शाह जी ने मुंह भी हिलाया, ऐसा वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और शाह जी के साथ आपका फोटो भी है, ये भी है। मैंने लेकिन हुआ क्या 1 साल में? कुछ भी नहीं। आपके सामने जो चुनौती ये है कि दमदारों को पकड़ो, उसमें शुभ लाभ देखो और उसके पीछे पड़ो, वो असली लीडरशिप होगी। समाज को चाहिए रोजगार, समाज को चाहिए शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध खाद, शुद्ध दूध, शुद्ध डॉक्टर, शुद्ध वकील और शायद शुद्ध नेता भी। लेकिन उसका मूलभूत जो आधार है, तो मैंने आपके सामने पांडे जी को बोला था, मैं पांडे जी आपको एक 5-7 मिनट दूंगा और याद भी दिलाता रहूंगा पीछे से, पांडे जी 1 मिनट रहेगा क्या, आधा मिनट रहेगा, हो गया, जिससे आप बोले कि मेरा 50 पॉइंट तो क्या है नहीं। मैं तो पांडे जी का बतला रहा था कि भाई ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो। हमको कहीं न कहीं मैं को मारना पड़ेगा और मैं हमारा नंबर 1 दुश्मन है, ये मानिए। जब तक अपन मैं से हम से वो में सब में नहीं जाएंगे, मैं अपनी बात खत्म कर दिया हूँ। मैं चाहूँगा प्रश्न जरूर करें और टाइम का हदम ध्यान रखें। बहुत बहुत हेलो सर, आज के युवा ये सोचते हैं कि किसी बड़ी पोस्ट पर पहुंचकर समाज का नेतृत्व करे, पर आजकल ये स्टेटमेंट बहुत फेमस हो रहा है कि केवल बाबा लोग ही समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। तो ऐसा कौन सा नेतृत्व था जो आईएएस बनकर भी अधूरा रह गया और साधु बनकर अपने नेतृत्व करने का मार्ग चुना? बहुत बढ़िया तरह पहले की पहले अगर आप परफॉर्मर है, डूअर है, फ्रॉड नहीं है, मैं की बात नहीं करते हैं, तो आपको हरदम काम का स्कोप है। बड़े पद में कुछ भी होते हैं, अपने बड़े बड़े पदों के देखिए कितने खोखले हैं, तो आप बड़े पदों के चक्कर में मत पड़िए। आप तो जहाँ है जैसे है वहीं से वार्ड पकड़ के, अपनी जाति पकड़कर, अपना समाज परिवार पकड़कर अच्छे लोगों का अभिनंदन शुरू कर दीजिए और उसमें जो आपने वो करने लायक हो सुधारात्मक वो शुरू कर दीजिए। बड़े पदों के चक्कर में मत पड़िए। एक दूसरा, जहाँ तक ये साधु अपन साधु है ना, आपको मानना है अपन तो है प्रयोग करने वाले व्यक्ति, परीक्षार्थी प्रयोग करता। और जब मुझे एक दिन पटाया कि अपने को बात को पट गई ना, तो अपन करते हैं, क्योंकि बातें दम और फिर मुझे पट गई तो मेरे दिमाग को अगर ठीक लगा, तो मुझे लगा 75 साल के बाद वैसा कि मुझे घर बात छोड़कर पार्ट में जाना चाहिए नहीं, जंगल में जाना है। मैंने चौथे में क्या किया, अब मुझे से क्यों जाना बच जाओ। आपको लगता है कि मैंने हाँ बोल दिया तो मुझे भी जाना पड़ेगा, नहीं। लेकिन घर में अगर शांति चाहिए, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं, क्या प्रैक्टिकल, घर में शांति चाहिए। एज ए पेंशनर बच्चे को घुमाने ले जा, तो काम कर रही है तो बच्चे के कपड़े बदल दे, ये करना बहुत अच्छा है, करना चाहिए। वो अपने को सूट नहीं करता था,
तो हमने सोचा क्या करें, तो ट्रेन का रास्ता निकाला। वैसे भी मेरा उत्तराखंड पार्लर था, तो मैं जो कर रहा था वही कर रहा हूँ, थोड़ी उसकी अभी स्पीड बढ़ा रहा हूँ। क्योंकि उसको जब तक शुभ लाभ से और स्वार्थ से नहीं जोड़ेंगे, 1 साल ऐसे ही चला गया पांडे जी का। इतना बढ़िया लड़के ने काम किया है, 2 गुना प्रोडक्टिविटी ऑफ द एनिमल्स, क्वालिटी ब्रीड जो फेलियर हो रहा था, ये इसका प्रयोग का किताब है। और किसने, इन्होंने भी किसको लाया पकड़ के, कोऑपरेटिव के मान दादा अपने मंत्री जी। मुझे जो दिल में दर्द है वो ये है कि हम सुन रहे हैं, पट रहा है, वैज्ञानिक भी है, वो क्यों नहीं रहा है, गुड गवर्नेंस क्यों नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपके सवाल का जवाब मिला, आप जहां हो वहीं से शुरू करो परिवर्तन के लिए, शुभ लाभी स्वार्थ के लिए, अच्छे काम के लिए। पद के चक्कर में मत पड़ो, कोई पद नहीं है। बड़े बड़े पद आप अध्ययन कीजिए कि बड़े पदों पर क्या बाकी वो बड़ा काम कर पाए। मेरा निर्णय आज नहीं करता। और कुछ लोकलाइजेशन को बढ़ावा कैसे देना चाहिए? बहुत देना चाहिए, बहुत बढ़िया। तो पहले देना चाहिए कि भाई मैंने क्या किया। एक तो मैंने बोला कि मैं गवर्नमेंट को लिख कर दिया था कि जो फालतू के काम है उसके लिए मैं वॉलंटियर हूँ। मुझे स्वयं सेवक शब्द बहुत अच्छा लगता है, आपको भी वॉलंटियर बड़े पैमाने पर बनना चाहिए। एक दूसरा, मैं जहाँ भी रहा मैं दिखता रहा कि मैंने शपथ किसकी ली। एज ए IAS ऑफिसर, एज ए आर्मी ऑफिसर, मेरा शपथ था वो संविधान का, विद द पीपल ऑफ इंडिया का मेरा संविधान। तो मेरा कमिटमेंट टू द पीपल रहा है हर दम। और मैं कहता था मंत्री तो आए, मंत्री चले गए, यार मैं बॉस और रहे ट्रांसफर नो प्रॉब्लम। तो उन्होंने मुझे बढ़िया से बढ़िया जगहों में ट्रांसफर किया, तो मैंने लिख कर दे दिया कि मुझे आगे से सो कॉल्ड बेकार से बेकार जगह दे, जो बात यूजलेस को यूजफुल बोलते हैं ना, यूजलेस आदमी है तो देयर इज नथिंग लाइक यूजलेस आदमी। एक आपने और सुना होगा, अमंत्र मंत्र नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति यो जगत रस दुर्लभ। कितनों ने नहीं सुना? जरा हाथ कर दो यार दिल से। 8-10 लोग तो ज्यादा हाथ धीरे धीरे हाथ मोड़ रहे हैं, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं सुना। फटाफट बोलिए, अगर नहीं सुना तो नहीं सुना, लेकिन सोचते सुना नहीं सुना, सुना नहीं सुना, पता नहीं आप सुना दें। ज्यादा टाइम डिसीजन में मत लगाइए। इनका बहुत बढ़िया था, मैंने पूछा बैठूंगा खड़ा होगा अजय साहब, डिसीजन दे दो, गलत हो कोई बात नहीं है। अमंत्र मंत्र का बोलता ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई शब्द मंत्र नहीं है जिसमें कोई न कोई कम्युनिकेशन का, मंत्र का या इफेक्टिवनेस का वो नहीं है। अमंत्र मंत्र नास्ति नास्ति मूलमनौषधम, ऐसा कोई पेड़ पौधा जड़ी बूटी नहीं जिसमें कोई न कोई औषधीय गुण नहीं है। फिर आगे क्या बोलता है, ऐसा कोई, पुरुष में स्त्री भी शामिल है, ऐसा कोई स्त्री या पुरुष नहीं है जिसमें कोई न कोई योग्यता नहीं। फिर आगे क्या बोलता है, उसमें तो है अयोग्य पुरुषो नास्ति यो जगत रस्त दुर्लभम। भाई साहब आगे पटेल साहब, आयोजन करता किधर है, ऑर्गेनाइजर किधर है, योजना करता किधर है, प्लानर किधर है। तो इसका मतलब हुआ कि सदैव मानव सभ्यता में एक प्रश्न रहा है, कौन सा? आयोजन करना, ऑर्गेनाइजर का। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने पास में भी अपवाद ढूंढिए। अपवाद मैंने किया है, ये सारा मेरा यूट्यूब में, गूगल में और फेसबुक में सारा डाला हुआ है जितना, और मैंने डाला, सब लोगों ने डाला। मैं रिकॉर्ड मैं करता हूँ, अगर मेरे पास कुछ देने के लिए है तो आई शुड गिव इट, और अगर मेरे पास लेने के लिए है किसी से तो मैं जरूर लेना चाहिए। दिस इज हाउ वी इवॉल्व, दिस इज हाउ वी इंप्रूव, दिस इज हाउ वी बिकम प्रोडक्टिव। मैं आज द प्रोडक्शन, आई वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल प्रोडक्शन काउंसिल, और उसमें मैं 3 IIM का गवर्निंग बॉडी का मेंबर था, गवर्निंग बॉडी का, हेड बॉडी का। IIM कलकत्ता, IIM अहमदाबाद और IIM आपका ये बैंगलोर। 2 साल तक मैं बराबर मीटिंग में जाता था एज ए डायरेक्टर जनरल नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। फिर अल्टीमेटली मैंने बहुत आपत्ति किया, मैंने ये सुनने वाले थे, फिर मैंने लेटर लिखा, और लेटर में आई रेज द क्वेश्चन कि इसका नाम है इंडियन मिशन मैनेजमेंट, और बड़े होप से बनाया गया, बड़े होप से, आशा से बनाया गया। आज क्या उसका मापदंड रह गया इवैल्यूएशन का? पैकेज कितने का मिला, चाहे बीड़ी बेचो, सिगरेट बेचो, बियर बेचो, दारू बेचो, जो बेचो, मगर आपका पैकेज कितना है? क्या IIM का मापदंड वैल्यूएशन का, उसके इवैल्यूएशन का, उसका ग्रेडिंग का मापदंड केवल पैकेज पर होना चाहिए? आपका क्या मत है? तो अब ये से कुछ और भी मापदंड वो उसे लिखे हुए, इसलिए आप प्रियम्बल में जाइए।
कल मैं पटेल साहब से बात कर रहा था कि बना किस लिए दिशा, तो उसकी जो उसका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा ये मेमोरेंडम उसमें दिए होंगे किस लिए बना। आज वर्धा में मेरा जन्म स्थान है, वर्धा में गांधी जी विनोबाजी की 90% संस्थाएं आज बीमार पड़ी है, सारे झगड़े हो रहे हैं, प्रॉपर्टी आपस में झगड़े। तो मैंने कहा इनका उद्देश्य क्या था, बने किस लिए और बन किस लिए गए। मेरा पॉइंट ये है अगर किसी चीज को आपको नापना है तो उसका प्रियम्बल देखिए किस लिए बना और उसको फिर स्टडी कीजिए क्या आप कंसिस्टेंट परफॉर्मर है ऑन सम पैरामीटर्स और किसके आप लायक थे। कोई एक और सवाल ले लें? हाँ सर, कोई और सवाल हो तो क्वेश्चन पांडे जी से। पांडे जी, हाँ पांडे जी। Growth of population of cows and calf is increasing due to artificial insemination, and we also know that India is the #1 exporter of beef. So what is your further plan about this? We are going to, because we are also a country who we respect our animals and calves. यस मैं समझ गया। मेरी कंसेप्शन रेट की बात बहुत ही मतलब मैंने कुछ सेकंडों में आपको बोल दी। कंसेप्शन रेट मतलब मेरा जो बंदा है जिसके ऊपर मैंने किताब लिखी है वो 100 गाय या भैंस को कृत्रिम विधान करेगा तो 80 प्रेग्नेंट होती है और भारत देश की एवरेज क्या है 100 को करेगा तो 35 और कहाँ 35 और कहाँ 80। इसी बीच में जो प्रेग्नेंट नहीं होती है ना उसी को स्लॉटर किया जाता है। और सनातन धर्म जैन धर्म तो बहुत अगेंस्ट में है और हम लोग सिर्फ देशी गाय की चिंता करते हैं। बीफ मतलब भैंसे भी कट जाती है और प्रेग्नेंट नहीं हुई तो कट जाती है। तो मैं ये किताब जो मैंने लिखी है कि भाई कंसेप्शन रेट किस तरह बढ़ाना चाहिए और मेरा ये बंदा 80% से कर रहा है तो साइमल्टेनियसली सनातन धर्मों को भी फायदा होगा। अगर वो 80% प्रेग्नेंट ही हो जाएगी तो उसको कोई देगा नहीं स्लॉटर हाउस में। तो जो स्लॉटर हाउस में जाते हैं वो एम्प्टी एनिमल है, वो हार्मोन ऐसा सोचता है कि ये प्रेग्नेंट नहीं हो रही, इसको नहीं हो रही, खाना खा रही है, दूध नहीं दे रही, तो भेज देता है। तो पॉइंट इज दिस कि मैं दोनों तरह से इसको फोकस किया है कि भाई ये कंसेप्शन रेट बढ़े तो स्लॉटर में नहीं जाएंगे अच्छे प्रोडक्टिव एनिमल और स्लॉटर में हम लोग फोकस करते हैं सनातन की भाई गाय। तो हम तो ये चाहते हैं कि अच्छे एनिमल नहीं जाने चाहिए और अगर वो प्रेग्नेंट होता रहे तो कोई फार्मर हिंदुस्तान का नहीं देगा स्लॉटर, वो प्रेग्नेंट नहीं हो रहा है, दूध नहीं दे रहा है, इसीलिए स्लॉटर नहीं जाता। बताइए। पंचगव्य विद्यापीठम कांचीपुरम। पंचगव्य का नाम सुना है? किसने नहीं सुना है जरा हाथ ऊपर। फ्रैंकली मतलब सोचना नहीं है कि सुना है नहीं सुना, पंच तो सुना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए बेटा ये आपका दोष नहीं है, हमारी पीढ़ी का दोष है। जो आज 70-75 साल वाले हैं उन्होंने असली भारत का मार्केटिंग ही नहीं किया, अब दोष देकर कोई फायदा नहीं है। तो ये पंचगव्य होता है, 5 चीजों से बनता है। देशी गाय का गोबर, गौमूत्र, घी, दूध और दही, ये चीजों से बनकर ये अपने आयुर्वेद का भाग है। शास्त्रों में लिखा है, वाग्भट जी ने बहुत लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि आपने समझा ही नहीं और समझा तो मार्केटिंग नहीं किया, उसकी वजह से ये मर गया। तो ये जो है पंचगव्य विद्यापीठम कांचीपुरम, आपने नाम सुना है क्या राजीव दीक्षित का? अच्छा, किसने नहीं सुना है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बड़ा आभारी हूँ भाई साहब, आपका बहुत बहुत आभारी है पटेल साहब और ये कि आप ऐसे ऐसे लोगों को लाते हैं जो साफ साफ बोलते हैं भाई आपने सुना है। बहुत बड़ा गुना है और यही हमारी कमजोरी है। देखिए बेटा ये राजीव दीक्षित जी अपने इलाहाबाद में पैदा हुए थे ना, जहाँ की ये अपने क्या नाम था, उपाध्याय जी प्रयाग के रहने वाले हैं और मैं उसके बगल में जिला है गाजीपुर, वहाँ का कलेक्टर था मैं 50 साल पहले। तो ये जो राजीव दीक्षित जी थे इन्होंने भारत का बहुत अध्ययन किया और ये देखा कि असली भारत तो कहीं है ही नहीं, गवर्नेंस में, पढ़ाई में, कोर्टों में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिक्स में। ये तो एक विश्लेषण और उसके बड़े अच्छे प्रेजेंटेशन है, आप जरूर सुनिए, आपको एक नई दिशा मिलेगी करियर प्लानिंग के लिए भी और भविष्य के प्लानिंग के लिए। तो ये जो पंचगव्य विद्यापीठ के जो चांसलर है, मैं अपवादों को क्यों बोलता हूँ, अपवाद ढूंढो। ये पंचगव्य विद्यापीठम के आज के जो चांसलर है ये बिहारी, इनका नाम है निरंजन जी वर्मा। ये गए थे वहाँ इंजीनियर बनने, इंजीनियर के बाद मीडिया बन गए, मीडिया बनते बनते वो इनके चक्कर में आए अपने राजीव दीक्षित के। तो इन्होंने देखा यार ये बात तो कर रहा है और गाय वगैरह को अगर बचाना है तो हमको उसको ट्रीटमेंट से जोड़ना पड़ेगा, इनकम से जोड़ना पड़ेगा। तो इन्होंने आज 8000 गव्य सिद्ध ट्रेन किए हैं जो उसको, तो इसी के माध्यम से गाय, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन केवल ये है कि हम उसको अपने अनुभव के आधार पर
क्योंकि मैं भी देशी गाय का महत्व भूल चुका था। ये मैंने भी 30 साल पहले समझ में आया कि यार प्लानिंग में कुछ गड़बड़ है। तब ये देशी गाय के साथ में तो हम देशी गाय को समग्र परिवर्तन में जो देशी बन है, अब उसमें गाय की प्रोडक्टिविटी, देशी गाय दूध से नहीं हो सकता। तो कैसे गौमूत्र, पंचगव्य, आधार, हेल्थ साथ यहाँ पे कभी हो तो आप देखिए किसी गौशाला में अगर प्रगतिशील हो और केवल दान पर जीना नहीं चाहते हो तो आप देखिए आपको एक नया सोच आयाम मिलेगा। पांडे जी को मैंने कहा कि आपने जो किया है, क्या इसमें देशी गाय का प्राथमिकता के साथ फायदा बढ़ाने का धंधा हो सकता है? अल्टीमेटली दुनिया चलेगी फायदे से, चाहे वो गाय हो, चाहे वो खेती हो, चाहे वो बीज हो। तो we have to look at all these things as a part of demystification and re-engineering process in the context of climate emergency and survival of the whole earth. ये मेरा मानना है। Milk cow is not going to slaughter after this. हाँ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल सही बात है। इससे कई लोगों ने प्रयोग किए है कि वो मेल काफ पैदा ही ना हो। कई लोगों ने प्रयोग किया है, अभी यूट्यूब में मैंने देख रहा था कि मेल काफ से बिजली पैदा करना, ये प्रयोग करना। हमारा कानपुर में एक पुरुषोत्तम जी तोशीवाल है, उन्होंने कर दिया 15 साल पहले, तो प्रयोग हो गया। वो बैल से वो घुमाते हैं, जैसा तेल घानी निकालते थे ना पहले, अभी आजकल तेल घानी का उल्टा आ रहा है, बैल घानी चली तेल घानी। ये अपवाद है मगर है। तो आपने जो कहा सीधी बात है, जो फायदे में नहीं बैठेगा वो जाएगा, चाहे वो माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई बहन। तो अपना कंटिन्यूअसली फायदे में रहने का ट्रेनिंग लो, बी यूजफुल, बी वॉलंटियर, तब आपका फायदा होगा। बुल का स्थिति बड़ा खराब है क्योंकि ट्रैक्टर पे 30, 40, 50, 60, 70% की सब्सिडी और हर तरीके से उसके पीछे ऑर्गेनाइज मार्केटिंग है। बड़ी बड़ी कंपनियां खूब उसे दिखाती है, कितने बढ़िया बढ़िया औरतें उसके पीछे लग जाती है जो ट्रैक्टर पे बैठ के चलाता है। बैल बेचारा निजी है। उसका उपाय है, अगर हम समग्रवादी एक इवैल्यूएशन करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे, पर्यावरण से जोड़ेंगे तो शायद नंदी बाबा बच जाए। शिवाजी शिव जी की हम जितनी प्रार्थना करते रहे, नंदी बाबा बचने का स्कोप नहीं है, तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब जो कुछ थोड़ा बहुत नमूना बच गया है तो उसका अभिनंदन कर दे। जो बैकवर्ड लोग अभी भी बैल से खेती कर रहे हैं उनका अभिनंदन कर दे। कहीं अगर अच्छे नंदी हो तो उनसे अच्छी गाय कैसे पैदा हो इस पर काम कर ले। और कई लोगों ने किया है कि नंदी बाबा पैदा ही नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बहुत समग्र चिंतन है, आपके सामने बड़ी चुनौतियां हैं। आइए मिलकर करें। विकल्प सरल नहीं है, ये उल्टे का सुलटा होना है। विवेकानंद अभी अपने श्री राम शर्मा आचार्य जी बार बार बोलते थे, मैं इनको बहुत करीब में रहता था 50 साल पहले, 40 साल पहले, बोलते थे और ये उल्टे का सुलटा हो रहा है। मैंने कहा साहब तेरा जल्दी जल्दी हो जाए, उल्टे का सुलटा जब होना ही है तो जल्दी हो जाए। बोले भी टाइम लगेगा। दुर्भाग्य 21वीं शताब्दी आ गई, स्वर्णिम युग आ गया, तो अपने को थोड़ा गति देने का काम करना पड़ेगा। इसलिए पांडे जी ने जो एक साल गंवाया, आप कम से कम चिट्ठी लिखिए वो क्या नाम अमित शाह जी को कि साहब आपने यही आश्वासन दिया, मूवी ऐसा ऐसा हिला था, किया कुछ नहीं। तो बोले कम से कम आप कर दे। कोऑपरेटिव के माध्यम से पूरे इंडिया में एफपीओ बन गए, एसएचजी बन गए, बड़ी बड़ी स्कीम्स है, एनआरएलएम, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। नीचे जाके देखो क्या हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई प्रश्न नहीं कर रहा है और सब बोल रहे हैं यार ठीक है, थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा ले लो, आगे बढ़ो। प्रश्न होगा, हिस्सा नहीं, आप अपना हक मांगो। और अपनी जवानी में इन एरियाज में धंधे बढ़ाने का धंधा, पर्यावरण पूरक, हम उसे लड़ रहे हैं कि 3 साल में पैसा कैसे दुगना हो सकता है। क्योंकि गुजरात में तो हमारे वास्ते सोचे, थारे वास्ते सोचे और क्या मिलने वाला है, बिल्कुल वैसे पूरा भारत में हो गया। तो आइए मिलकर काम करते हैं। हमारे यहाँ मनोज भाई सोलंकी करके हैं, आप शायद पहचानते होंगे। वो श्री रामकृष्ण ट्रस्ट है, वो अपना चलाते हैं। तो गौ आधारित संजीवनी खेती एक बड़ा अभियान वो चला रहे हैं पूरे गुजरात में। शायद कैसा होगा तो वहाँ 15 दिन की ट्रेनिंग होती है, जो टीम लेके वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ पर रहने का ये सब कुछ होता है। किसी को जाना हो तो मैं आपको नंबर दूंगा, तो वो वहाँ पर जा सकते हैं। जैसे आप बेल की बात आई ना, क्या बेल हम उपयोग नहीं करते। मेरा एक अनुरोध है आपसे, ऐसे अपवादी मॉडल, आशा की किरणें, आप नंबर दीजिए। मगर मेरा जो 77 साल का अनुभव एक स्पष्ट वक्ता के नाते, एक प्रयोगकर्ता के नाते होगा, आप इसमें अभी करोड़ों अरबों का धंधा ढूंढो। कैसा? इस मॉडल को फैलाने का धंधा। हमारे पास भारत में बहुत अच्छे अच्छे मॉडल हैं, वो अपने में संतुष्ट हैं।
जब तक उसको एग्रेसिवली एक्सटेंशन नहीं होगा, प्रसार नहीं होगा, उसमें स्केल डाउन स्केल अप नहीं होगा, लोगों को फायदा नहीं दिखेगा, ये जो मैं हरामी शब्द नहीं वापरना चाहता, मगर जो शोषण वाला व्यवस्था ये चलता रहेगा, आप उसमें अपना धंधा ढूंढो। और जरूर तो पांडे जी और हम जो रिटायर्ड लोग हैं, हम भी उसमें जुड़ जाएंगे आपके साथ। पूरे भारत में आदिवासी इलाके हैं, फॉरेस्ट एरियाज है, बॉर्डर एरियाज है, डेजर्ट एरियाज है, क्यों ना हम ऐसे मॉडल को फैलाने का बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिशा के माध्यम से ढूंढे। पाटिल कोई आपत्ति तो नहीं होगी ना इसमें? पटेल साहब, आप आपत्ति तो नहीं ना किस चीज की? ये दिशा का नाम यूज करने में? क्योंकि ये जो दिशा हमारा पैटर्न नहीं है। हाँ, ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी हमारे दोस्त ने पेटेंट किया है बुंदेलखंडी, तो बोला साहब किसी को भी चाहिए हो, अगर वो बुंदेलखंड की इज्जत करता है दुर्गा अपना महारानी लक्ष्मी वगैरह, तो हम उसको 1% लेकर देंगे। आपने कहा दिशा का कोई ऐसा बंधन नहीं है। आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहते बड़ी, चाहते नहीं चाहते? मैं नहीं करता, जो मैं बता रहा हूँ ना, वो हमारे संघ के हैं, उनको राष्ट्रीय मैं बोल रहा हूँ फैलाने का बिजनेस, फैलाने का चलेगा। ये शर्मा नहीं किया आपने। थैंक यू। तो आप दिशा फाउंडेशन के माध्यम से आपका आभार व्यक्त करते हैं। और जो पांडे जी जो सहकारी भारती में जो लिखते हैं और सहकारी क्षेत्र के जो सुमोल डेयरी में भी मैनेजिंग डायरेक्टर के हिसाब से काम किया है और अभी बारडोली सहकारी मंडली का भी चेयरमैन है, तो उसका भी आप आभार व्यक्त करते हैं। और आप सब जो सुने और आगे इसमें अध्ययन करेंगे, आप सबों का आभार। माता जी